नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। थंबनेल और ये पीछे आप जो लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम इसरो के बारे में बात करेंगे। और इसरो के बारे में बात करने के लिए आज का कारण है ये वाला सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को आप देख पा रहे होंगे। उससे पहले ये जो रॉकेट आप देख रहे हैं उसका नाम है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रॉकेट को ही लॉन्च व्हीकल कहते हैं। इसी के बारे में डिस्कशन मेन हमें करना है। और अब हम चालू कर रहे हैं इसरो से लेकर के, यानी भारत की एकमात्र ऐसी संस्था जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाने के लिए डेडिकेटेड है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारत एक नए लॉन्च व्हीकल की ओर पहुंच चुका है जिसको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, SSLV। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और भी अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं, वो क्या होते हैं, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम आपको अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स और अलग अलग तरह की कक्षाएं, उपग्रह, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले अगर आपको पता होगा, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के पास बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन कुछ यहाँ के साइंस के थिंक टैंक थे, जिनमें से एक नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई की यही यह सोच थी कि अगर हम फ्यूचर जो होता है वो साइंस का होने वाला है, और अगर हम साइंस के क्षेत्र में बहुत हद तक डिपेंडेंट ना रहे, यानी इंडिपेंडेंट हो जाए, तो लोग हमसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को खरीदेंगे या फिर लोग हम पे डिपेंडेंट रहेंगे और हम एक अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। इसी सोच के आधार पर परमाणु समिति बनाई गई थी। परमाणु समिति के अंतर्गत ही स्पेस प्रोग्राम करने को कहा गया। फिर 1962 में स्पेस समिति बनी और उसके बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो बना, यानी अंतरिक्ष के लिए डेडिकेटेड एक संगठन बना। अब आप कुछ इस तरह के भारत के अंतरिक्ष के फ़ोटो देखे होंगे कि कैसे किसी झोपड़पट्टी में रॉकेट बनाया जा रहा है और उसके बाद साइकिल में डालकर उसको ले जाया जा रहा है। तो शुरुआत में भारत ने ऐसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। साउंडिंग रॉकेट बनाता था, मतलब रॉकेट ऊपर जाए और जैसा हमको आवाज़ चाहिए वैसा हमें मिल जाए। फिर इसके बाद अलग तरह के और रॉकेट बने, जिसमें था कि आप कोई हथियार डाल दीजिए और एक जगह को उसमें कोड डाल दीजिए, उस जगह पे जाकर के फटेगा। इसको आप मिसाइल कहते हैं, है ना। तो इस तरह के रॉकेट को आजकल मिसाइल कहा जाता है। तो ऐसे बनने लगा। इसके बाद के जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि कब तक हम पृथ्वी के अंदर ही रॉकेट का परीक्षण करते रहेंगे। कुछ ऐसा बनाते हैं कि यहाँ से हम इस रॉकेट को ले जा करके पृथ्वी के बाहर यानी अंतरिक्ष पे ले जाएं और वहाँ पे उपग्रह छोड़ दें। उपग्रह यानी सैटेलाइट। सैटेलाइट वो उपकरण होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है और सैटेलाइट जो हम छोड़ते हैं या उपग्रह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वह कृत्रिम उपग्रह है जिसको हम इसरो के माध्यम से रॉकेट के द्वारा ऊपर ले जाकर छोड़ते हैं और इसी के माध्यम से अलग अलग कार्य लिए जाते हैं। जैसे कुछ उपग्रह हैं जो हमारे GPS में हेल्प करते हैं, इन्हीं में से कुछ उपग्रह हैं जो मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, और कई उपग्रह ऐसे हैं जिसके माध्यम से आप टेलीफोन कहीं पे लगा सकते हैं, या अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी उपग्रह के सहायता से इंटरनेट के माध्यम से आप देख रहे हैं। भारत अब इस स्थिति तक पहुँच गया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसरो के और केंद्र की अगर बात करेंगे तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सुदूर संवेदी संस्थान, ये हमारे कुछ प्रक्षेपण यान हैं। अब इसके कहानी तक पहुंचते हैं। तो थोड़ी देर पहले आपने जो फोटो देखा था जिसमें भारत के अंतरिक्ष की शुरुआत हुई थी, अब उसमें भारत क्या था कि जब भारत अलग अलग तरह के उपग्रह बनाता था, इन सैटेलाइट्स को बनाता था, तो उसको ले जा करके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कोई ऐसा यान चाहिए था जो ले जाके वहाँ पर छोड़े। तो सबसे पहले हमने बनाया आर्यभट्ट और 19 अप्रैल 1975 को हम छोड़े थे। तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नाम का उपग्रह बनाए और इसको जब पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष ले जाना था तब हमने दूसरों से सहायता मांगी। तो रूस की अंतरिक्ष संगठन है, आर कॉस्मोस कहते हैं जिसको, उसने मदद की और वैंकूवर कनाडा के एक द्वीप के माध्यम से हमने भेजा था। समझ में आ गई बात। फिर इसके बाद भास्कर, रोहिणी और बहुत सारी चीज़ें आती गई। अब ये बात है कि हमको खुद को सामान ले करके जाना है तो कब तक भाड़े का ऑटो यूज़ करेंगे। तो हमने लोगों से मदद मांगी और उनसे पूछा
कि क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये जो रॉकेट बनाने का टेक्नोलॉजी है, रॉकेट का बनाने का मतलब शेप तो हम आराम से डिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन उसके ईंधन की बात हो रही थी। सॉलिड फ्यूल यूज़ होगा, सॉलिड मतलब ठोस फ्यूल यूज़ होता था जिसको जलाओगे तो रॉकेट ऊपर जाएगा। फिर इसके बाद तुम लिक्विड बनाते हो तो सॉलिड उतना कारगर नहीं था, भारत सॉलिड पे वर्क कर चुका था, लिक्विड ईंधन चाहिए था। ठीक है, तो लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, उसको रॉकेट में कैसे आग लगाते हैं और कैसे ऊपर जाता है, या फिर लिक्विड फ्यूल का यूज़ कैसे करते हैं हमें नहीं पता था। अमेरिका और ऐसे कई देशों से हमने मदद मांगी, पर उनको हमारे उपग्रह को लेकर के जाने में बहुत अधिक पैसा मिलता था, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर भारत के साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को खोजा और आज भारत लॉन्च व्हीकल खुद बनाता है। भारत यहाँ तक कि क्रायोजेनिक फ्यूल तक पहुँच चुका है। जो आप यहाँ पे एक नाम देख पा रहे हैं, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3, ये अब क्रायोजेनिक इंजन पे काम करते हैं। पिछले साल जो चंद्रयान गया था उसके लिए LVM-M4 यूज़ हुआ था, ये रॉकेट का नाम है। इसमें जो फ्यूल यूज़ हुआ था वो क्रायोजेनिक फ्यूल था मतलब इस रॉकेट को क्रायोजेनिक रॉकेट कह सकते हैं। उस फ्यूल को भारत अब यूज़ कर रहा है और इस टेक्नोलॉजी से अपने आसपास के जो देश हैं जो लॉन्च व्हीकल यूज़ नहीं कर सकते, उनके उपग्रह को ले जाने में मदद करता है। दूसरा, भारत इस टेक्नोलॉजी को ऐसे देश जो धीरे धीरे डेवलप करना चाहते हैं उनको प्रदान भी कर रहा है। 2003 के आसपास भारत ने क्रायोजेनिक फ्यूल बनाया था। ठीक, अब आते हैं SLV, ASLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एस्ट्रो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे GSLV। तो GSLV के बारे में है तो ये है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ये सारे लॉन्च व्हीकल क्या क्या होते हैं और कहाँ पे छोड़े जाते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले देख रहे होंगे ध्रुवीय कक्षा। अब मैंने आपको ये समझा दिया कि लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय कक्षा, यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर से एक कक्षा बन रही है, इसको कहते हैं ध्रुवीय कक्षा। यानी हमारी पृथ्वी से कोई सैटेलाइट आएगा और इसी ध्रुवीय कक्षा पे एक आगे रुक जाएगा और फिर वो उसी कक्षा पे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अब इसकी टेक्नोलॉजी समझिए, अगर आप पृथ्वी के इस ध्रुवीय कक्षा पे किसी सैटेलाइट को रखते हैं तो वो पृथ्वी से कम ऊंचाई पे रहेगा और रोज़ पृथ्वी के ध्रुव से होकर के जाएगा, जिसकी टेक्नोलॉजी कुछ इस प्रकार से होगी। हमारा पृथ्वी गोल चक्कर लगा रहा है और यह उसी ध्रुवीय कक्षा पे चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के लगभग हर भाग को टच करते हुए गोल गोल घूमता रहेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट है, वह कक्षा है जिसमें एक कृत्रिम उपग्रह किसी पिंड के प्रत्येक परिक्रमा पर पूरे उसके चक्कर दोनों ध्रुवों के ऊपर से होकर के गुजरता है। इसका कारण इसका भूमध्य रेखा से झुकाव 90 डिग्री का है। यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इस बीच में भूमध्य रेखा है और ध्रुवीय उपग्रह ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? यह होता है ध्रुवीय कक्षा। तो जो PSLV है, PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वह रॉकेट किसी उपग्रह को ले जाकर के इसी कक्षा पे स्थापित कर पाता है। ठीक, ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है, तो PSLV कम दूरी के सैटेलाइट को लेकर के जाता है। और इस तरह के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो मुख्यतः किसके लिए यूज़ होते हैं? सुदूर संवेदी, मतलब GPS सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं या फिर मौसम विज्ञान की जानकारी देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। क्लियर है आप? अब ऐसा ही हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के कक्षाओं को। ये कक्षा वही है जिसमें हम सैटेलाइट को ले जाकर के रख रहे हैं, इंग्लिश में इसको ऑर्बिट कहते हैं, जहाँ पे हम सैटेलाइट्स को ले जाकर के छोड़ देंगे। समझ में आ रही है बात? अगला है जियो स्टेशनरी। ये क्या है? तो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है, 35,000 कुछ होता है जिसको लगभग 3600 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई उपग्रह है तो वह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। इसका मतलब धरती से आप उसको जब ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा वो धरती के चक्कर ही नहीं लगा रहा है, वो उसी जगह पे है। ठीक, इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है भू समकालिक कक्षा। ठीक, तो जहाँ पे भू स्थिर कक्षा है उसी के आसपास होगा भू समकालिक कक्षा। उस जगह पे आपका सैटेलाइट को ले जा करके जब आप छोड़ देते हैं तो आप पृथ्वी से जब उसको देखेंगे तो वो किसी भी जगह पे हिलते हुए दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये है, जो आप इस
वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि ये पृथ्वी के चारों ओर ठीक 24 घंटे में चक्कर लगाता है और पृथ्वी अपने एक घूर्णन कितने में करता है? 24 घंटे। वैसे वो 23 घंटे 56 मिनट ऐसा कुछ सेकंड्स होता है, तो उतने ही देर में पृथ्वी के ये चारों ओर चक्कर लगाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर कोई उपग्रह को रख दिए हैं। अब मैप को वीडियो को हटाते हैं और देखते हैं कि जो भू समकालिक कक्षा है, यहाँ पर अगर कोई सैटेलाइट है तो वो पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में चक्कर लगाएगा और ये किसके ऊपर भी रहेगा? तो ये हमारा अगर पृथ्वी है और इस बीच में भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर कहते हैं, तो इसी के ऊपर ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है। समझ में आ गई बात? तो पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही है तो यहाँ पे रखा हुआ सैटेलाइट इस डायरेक्शन में गोल गोल घूमते रहेगा। ये सैटेलाइट थोड़ा ऊपर रहता है और जब ये सैटेलाइट ऊपर रहता है तो इससे जो संचार के माध्यम है उस तरह के कार्य लिए जाते हैं। जैसे ये इंटरनेट जो अभी चल रहा है वो इन्हीं सैटेलाइट की मदद से चल रहा है। समझ पा रहे हैं आप? इसके अलावा अगर किसी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन पर बात करनी होती है, टेलीफोनिक जो मीडियम होते हैं या फिर आपके घर में जो टीवी चलता है, वो इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से प्रसारण होता है। समझ में आ गई बात? इसके बाद आगे देखते हैं। अगर ये अलग अलग तरह के कक्षाएं हैं तो इनमें उपग्रह को लेकर के जाने वाले रॉकेट भी अलग अलग तरह के होंगे, जिसको भारत ने स्टार्ट किया। सबसे पहले भारत ने बनाया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, इसमें क्या करते थे? केवल 150 किलोग्राम क्षमता वाले उपग्रह को लेकर के जा सकता था यह व्हीकल। यानी ये गाड़ी है, जो रॉकेट आप देखते हैं वही है, इसमें 150 किलोग्राम का सिर्फ उपग्रह जा पाएगा। तो ये बहुत कम है, इससे बहुत अधिक वजन के उपग्रह होते हैं। 400, 500, 600, 1000 उससे भी ज़्यादा किलो के उपग्रह होते हैं, जो कि सैटेलाइट ले जाने में इसकी क्षमता नहीं थी। इसके बाद 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV बनाया गया और वह भी कम वजन उठा सकता था। इसीलिए छोटी कक्षा पे ले जाने के लिए सबसे पहले बनाया जो गया वो है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अक्टूबर 1994 में इसको बनाया गया था। अब देखिए, इसकी सहायता से 1200 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रह को लेकर के जा सकते हैं और कितना? तो पृथ्वी से 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक रख सकते हैं। समझ में आई बात? अब ये PSLV C11 से भेजा गया था चंद्रयान 1 और इसी PSLV C25 से भेजा गया था मंगलयान। ठीक, तो कोई भी अगर मंगलयान जा रहा है तो मंगलयान को जाना है कहाँ पे? मंगल में। ठीक, हमको मेन पहला उसके काम क्या करना रहता है, या जो हमारा यान है जिसको लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, जिसको आप रॉकेट बोलते हैं, वो उसको उठा करके पृथ्वी की कक्षा पे रख देगा। फिर उसके अंदर में जो यान रखा हुआ है मंगलयान, वो ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा और रॉकेट उससे अलग हो जाता है। रॉकेट ख़त्म, रॉकेट का काम ख़त्म। अब ये यान ऐसे उसी कक्षा पे गोल गोल घूमते रहेगा और सही टाइम पे आपने जो मिशन मंगल में देखा है, इसको पुश करके मंगल भेजा गया था। तो कक्षा तक ले जाने के लिए जो भी यान यूज़ होता है या फिर जिसको रॉकेट कहते हैं, उन्हीं के बारे में स्टडी चल रही है कि PSLV इनको ले जा सकता था। अगला देखेंगे GSLV। ये होता है जियो सिंक्रोनस। इसमें बहुत ताकत होती है, ये थोड़े दूर तक लेकर के जा सकता है। जैसे GSLV Mark 3 से क्या भेजा गया था? चंद्रयान भेजा गया था। इसके अलावा INSAT 3DS भेजा गया था GSLV Mark 2 से। यह बहुत अभी इसको फैट बॉय बोलते हैं, या पृथ्वी का सबसे अधिक उस समय तक अंतरिक्ष में सबसे अधिक भार वाला उपग्रह को लेकर के गया था। एक नहीं, एक से अधिक उपग्रह लेकर के गया था। तो GSLV जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, इसके माध्यम से मध्यम भार और भारी भरकम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अब यहाँ पर अगर हमको कम भार वाले की ज़रूरत थी, फिर भी हमारे पास क्या था? PSLV था। PSLV ज़्यादा बड़ा काम कर सकता है। PSLV को बना करके भेजने में ज़्यादा खर्चा लगता था। अब उससे कम वाले उपग्रहों को, उससे कम भार वाले छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों को, यानी PSLV का कितना लिमिट था? 1200 kg था, है ना? तो 1200 kg तक के सामान को लेकर के जा सकता है। इसके बाद जो SSLV है, ये कितने को ले जा सकता है? तो 550 को के आसपास या 500 के आसपास को लेकर के जा सकता है। तो 700 एक्स्ट्रा जो ले जा सकता था, उसको सिर्फ 500 वाली चीज़ को लेकर के जाने का क्या फ़ायदा? ठीक, तो 500 किलोग्राम पेलोड के उपग्रहों को ले जाने के लिए SSLV अभी बनाया गया है, जिसके बारे में वीडियो के सबसे शुरुआत में आपको बताए थे। ठीक, अब ये जो अभी SSLV बना हुआ है,
ये लेकर के जा रहा है EOS 08 सैटेलाइट को। EOS 08 सैटेलाइट को लेकर के जा रहा है। इसका मेन काम तो पृथ्वी के सुदूर क्षेत्रों का यानी GPS सिस्टम और उसके बाद मौसम के बारे में जानकारी हमको देगा ही, उसके साथ ही गगनयान के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब गगनयान मिशन जो है इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि इसरो का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है जिसमें भारत के लिए जो साइंटिस्ट होंगे उनको लेकर के अंतरिक्ष जाएंगे। भारत पहली बार मानवीकृत मिशन पे काम कर रहा है। जब EOS 08 लॉन्च हुआ उस समय जो इसरो के चीफ हैं S स्वामीनाथन, उन्होंने बताया था कि इसको लॉन्च किए हैं और ये सक्सेसफुल रहा है। तो इसकी मदद से अभी हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम भेजने वाले हैं एक सैटेलाइट जिसका नाम है EOS 08 और ये ऊपर जाएगा और उस जगह पे स्थित रहेगा। जब गगनयान का टेस्टिंग जाएगा यानी दिसंबर 2024 तक गगनयान का फर्स्ट टेस्ट होगा और उस फर्स्ट टेस्ट में मदद ली जाएगी इस उपग्रह की। ठीक है, देखते हैं क्या मदद लिया जाएगा। इसकी खास बात देखिए, यहाँ पे ये इसरो के द्वारा बनाया हुआ मिशन है जिसको IMS बस स्टैंड का पहला मिशन बोलते हैं स्टैंडर्ड का। इसमें सैटेलाइट में कई मेड इन इंडिया कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, बेस बैंड स्टोरेज पोजीशनिंग सिस्टम इस पे वर्क करता है और 400 GB डेटा स्टोरेज की क्षमता इसके पास है। देखेंगे इसके पेलोड्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, पेलोड्स का मतलब ये होता है कि उसमें वे सारे उपकरण जो अलग अलग काम के लिए हमने भेजा है। ठीक, तो ये जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी की कक्षा के बाहर करीब 475 किलोमीटर पर चला जाएगा और स्थापित होगा। EOS 08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर के सटीक जानकारी देना है। इससे पहले इसरो ने 15 अगस्त को लॉन्च की तारीख तय की थी लेकिन नहीं हुआ और ये कब लॉन्च हुआ, 16 अगस्त को। यहाँ भी 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त को ये लॉन्च हुआ था, जिसको हमने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया हुआ है। अब अंतरिक्ष में भेजे गए EOS 08 सैटेलाइट में 3 पेलोड है। कितने पेलोड है? 3। कौन कौन से हैं? तो पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, दूसरा है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और तीसरा है SIC UV डोसीमीटर। तो ये 3 पेलोड शामिल हैं, जिसमें पहला वाला का काम तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट वाला क्या करेगा, इंफ्रारेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड यानी IR के बारे में रिसर्च करेगा और दूसरा नेविगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा और तीसरा वाला है जो UV रेडिएशन को अध्ययन करेगा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए। और इसी UV रेडिएशन के उपयोग का अध्ययन के उपयोग से हम गगनयान की टेस्टिंग कर पाएंगे। अब EIOR पेलोड जो है यानी इंफ्रारेड वाला पेलोड, ये आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी के काम जैसे तस्वीरें खींचने इत्यादि के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पेलोड दिन और रात में भी तस्वीर खींच सकता है। इसके बाद अगला है जो GPS सिस्टम पे काम करेगा। तो ये समुद्र की सतह पर हवा का विश्लेषण करेगा, मिट्टी की नमी का आकलन करेगा और बाढ़ का पता लगाएगा, रिमोट सेंसिंग करेगा। ये वही है मौसम की जानकारी देने वाले उपग्रह। फिर SIC UV पेलोड, तो ये डोसीमीटर गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों की निगरानी करेगा। तो गगनयान के लिए ये हेल्प करेगा हमें वहाँ पे जाकर उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर उस कक्षा पर चक्कर लगाते रहेगा 475 किलोमीटर ऊपर वाली कक्षा पर, और वहाँ से UV रेस के लिए निगरानी करेगा गगनयान मिशन जब हम लॉन्च करेंगे उस समय। अब ये रॉकेट है, इसका तीसरा लॉन्चिंग सफल रहा है। इससे पहले ये फेल हो गया था क्योंकि छोटे आकार के उपग्रह को भेजने के लिए जब हम बार बार प्रयास कर रहे थे तो हम PSLV तक सफल हो गए हैं, लेकिन छोटे आकार में हमको बजट कॉस्टिंग सही करना था, इसीलिए इसको प्रयास बार बार किया जा रहा था। इससे पहले 2022 में 2 प्रयास हुए हैं, 2023 में भी एक प्रयास हुआ है। 2023 में जब इसको थोड़ी बहुत सफलता मिली थी तब 2024 में फाइनल भेजा गया है। 9 अगस्त 2022 को असफल रहा, 9 फरवरी 2023 को सफल रहा, जिसका उपयोग अभी हम यूज़ किए हैं EOS 08 को भेजने के लिए। SSLV को डेवलप करने का मकसद क्या है? तो छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना। PSLV 500 के आसपास सैटेलाइट के लिए यूज़लेस होता था, फिर भी हम अभी तक उसी से ही भेजते थे। अब SSLV बन गया है तो 500 के आसपास के सैटेलाइट को
SSLV के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, अब SSLV डेवलप करने का मकसद आपको बता चुके हैं, वही वाली चीज़ें फिर से लिखी हुई हैं, यानी 500 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 500 किलोमीटर दूर के आसपास किसी जगह पे छोड़ देना है, उसके लिए SSLV यूज़ कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। SSLV के माध्यम से हम आपको EOS-08 का लॉन्च समझाना चाहते थे, जो कि करंट अफेयर के लिए तो इम्पॉर्टेंट रहता ही है। साथ ही साथ इसरो ने कैसे डेवलप किया और इसरो के लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, और मेन जो आपको समझाना था वो होता है लॉन्च व्हीकल क्या होता है, यानी रॉकेट का सिस्टम क्या होता है। इसके बाद अलग अलग कक्षाओं पर कैसे उपग्रह स्थापित होते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। तो इसरो के बारे में आज के वीडियो में इतना ही था। इसके बाद अगर कुछ नया इसरो लेकर के आता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी या नया सिस्टम, तो उसके बारे में भी आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बने रहिएगा। धन्यवाद।